हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम फिर से एनालिसिस करने वाले हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन का। और अक्टूबर मंथ हमारा चल रहा है। अक्टूबर मंथ का यानी हम पहले पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है 1 to 15 अक्टूबर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 16 to 31 की जो मैगजीन आती है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो 16 to 31 का आज ये पार्ट 1 का डिस्कशन है। पार्ट 2 आई विल ब्रिंग इट टू यू नेक्स्ट संडे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप डिस्काउंट कोड VIRO33 यूज़ कर सकते हैं स्टडी IQ पे कोई भी कोर्स लेने के लिए। इस पर 33% ऑफ आपको ये कोड यूज़ करने पे मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं जो एग्ज़ाम के लिए हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ DTE के। अदरवाइज मैगजीन इज़ वेरी लेंथी, राइट। अब ये ग्लोबल टर्मिनोलॉजी के सेक्शन में येजू एक टर्म दे रखी है। रिसर्चर्स हैं जापान के, उन्होंने एक नोवल वायरस जो है वो डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया है रादर। उसका नाम इन्होंने येजू रखा है। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस को इस वायरस से इन्फेक्शन हो सकती है टिक बाइट्स के थ्रू। तो टिक बाइट्स के थ्रू ये वायरस ह्यूमंस में जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर हो सकता है और साथ में जो हमारे WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो डिक्रीज, उनका नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। और वाइट ब्लड सेल्स और हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो हमको एक्चुअली किसी बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। अगर हमारा डिफेंस ही कमज़ोर हो जाएगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और साइंटिस्ट ने ये जर्नल में नेचर कम्युनिकेशंस करके है, वहाँ पे उस स्टडी में ये रिपोर्ट आई है। इससे पहले की जो इन्फेक्शन है येजू वायरस की, वो आपको 2014 में जापान में नज़र आती हैं, राइट। तो अगर येजू पे कोई सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए येजू एक नोवल वायरस, एक नया वायरस है। तो अर्लीस्ट नोन इन्फेक्शंस ऑफ येजू वायरस सो फार आर फ्रॉम 2014। तो अब 2022 चल रहा है आपका। अब जैसे कि हम ये अक्टूबर 2021 का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो नोबेल प्राइजेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे वो नोबेल प्राइजेज जो डेडिकेटेड है इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स के लिए, जैसे केमिस्ट्री नोबेल वेंट टू साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। UPSC SSC जैसी एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट सवाल यहाँ पे आता है, स्टेट PCS ऑब्वियसली। इन्वायरमेंट, और इनको क्यों मिला ये? फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मॉलिक्यूल बिल्डिंग टूल्स, इस पे इन्होंने डिस्कवरी की। फिजिक्स नोबेल मिला सियुकुरो मनाबे, क्लॉस हसलमैन, जियोर्जियो पारसी। इन्होंने क्लाइमेट प्रिडिक्शन पे काम किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद लिटरेचर प्राइज़ मिला है नॉवलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, जिन्होंने रिफ्यूजी क्राइसिस को मेंशन किया, उसके बारे में लिखा। नोबेल प्राइज़ मिला यहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं मरिया रेसा, दमित्री मुरातोव। इनके एफर्ट्स हैं कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी काम किया। नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जिसको आप बोलते हैं मिला डेविड जूलियस को और एडम पाटापूशियन को। इन्होंने काम किया टेम्परेचर और टच रिसेप्टर्स पे। तो दिस इज़ टोटल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप याद रख सकते हैं। PDF जैसे है इसका, वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं। देखिए बेंजामिन लिस्ट को विनर्स कौन रहे हैं, कब इनका जन्म हुआ, एजुकेशन क्या रही। तो ये पिक्चर्स मैंने थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐड किया था। ये आपको DTE में नहीं मिलेंगी, न्यूज़ 18 क्रिएटिव से हमने ये पिक्चर्स ली हैं कि आपको याद रहे। पिक्चर्स का आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला, ये आप इनकी पिक्चर्स रख सकते हैं, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन वालों की। चलिए, एक पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। दूसरा, बैन ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स। बैन कहाँ पे लगाया गया है? अब बहुत बार हम ट्रैवल करते हैं तो हम वाटर बॉटल्स लेते हैं जो कि पैक्ड वाटर बॉटल्स होती हैं। अब सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं PS तमांग, अक्टूबर 2 को उन्होंने अनाउंस किया कि वो बैन कर रहे हैं इस तरह की वाटर बॉटल्स का यूज़ उनकी स्टेट में, सिक्किम में। 1 जनवरी 2022 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन्होंने अक्टूबर 2, 2021 में अनाउंस कर दिया और इतना टाइम दिया है ना कि 1 जनवरी से ये बैन जो है वो लागू होगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया? प्लास्टिक
की जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए। इस पे मैंने अलग से भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर प्लास्टिक नर्डल्स पे बात की गई है, प्लास्टिक वेस्ट पे बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे एक ये स्टेप है। तो जब आप प्लास्टिक पोल्यूशन या पोल्यूशन के बारे में कहीं लिखें तो ये एग्जाम्पल आप, जैसे ये चीज़ अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इससे जो हिमालयन स्टेट है ये सिक्किम, इसमें नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को हम प्रमोट कर रहे हैं और ये बैन ऑलरेडी स्टेट के टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पे ऑलरेडी था। तो सिक्किम की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे डेटा भी है कि एक स्टडी ने बताया कि कितने माइक्रो प्लास्टिक्स हमको मिलते हैं बॉटल्ड वाटर में। लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स फाउंड पर लीटर ऑफ बॉटल्ड वाटर। तो बॉटल्ड वाटर में कितना प्लास्टिक होता है, तभी कहते हैं पानी आपको प्लास्टिक की बॉटल्स में नहीं पीना चाहिए। वैसे भी इट्स बेटर कि आप कॉपर, कांच, कुछ इस तरह का बॉटल्स यूज़ करें। तो नेस्ले प्योर लाइफ, नेस्ले में देखिए कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो यहाँ पे पूरा डेटा आपका दे रखा है। जैसे 325 यहाँ पे लिखा है ना, ये जो नंबर है एवरेज नंबर है प्लास्टिक पार्टिकल्स का जो हर लीटर, एवरी लीटर ऑफ वाटर सोल्ड में मिलता है। जो भी पानी बिकता है उसमें कितने बॉटल में कितना पानी होता है। देखिए यहाँ पे कोका कोला, पेप्सी को, हर एक का, नेस्ले, हर एक का यहाँ पे दे रखा है। और कंट्री जहाँ पे टेस्टिंग हुई, जैसे बिस्लेरी को इंडिया में ही टेस्ट किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे झंडे आगे, यहाँ पे ये वाले टेस्ट आप देखिए ये भी इंडिया में हुआ है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं। तो 9 देशों में ऑलमोस्ट 11 ब्रांड्स इन्होंने टेस्ट किए। सो दिस वाज अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन। नाउ यहाँ पे एक सितंबर की रेनफॉल पे आर्टिकल है। तो सितंबर 2021 की बात है, जहाँ पे सितंबर में देखा कि यूजुअली कम रेनफॉल होती है। मॉनसून विंड्स जिस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं सब कॉन्टिनेंट से रिट्रीट करने के लिए, वापस जाने के लिए, और प्लस ये वो महीना है जब रेन डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं हमारी, एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हम जिनको बोलते हैं, वो हार्वेस्ट का बहुत ज़्यादा वेट करती हैं। बट अब धीरे धीरे हमको क्लाइमेट चेंज होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें चेंज होते हुए नज़र आ रही हैं। तो कम सितंबर में यहाँ पे देखिए एबनॉर्मली हाई रेनफॉल इन द फाइनल मंथ ऑफ रेनी सीजन हैज़ एडेड टू इंडियाज मॉनसून अगोनी। अब देखिए बारिशों के साथ भी कैसा एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि बारिश आपको हमेशा, एक तो नेचुरल है, हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बैलेंस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी फार्मर्स को, जो हमारी एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं, उनको नुकसान होगा। बहुत कम बारिश होगी तो भी फार्मर्स को नुकसान होगा, बारिश नहीं होगी तो भी नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई रेनफॉल अलग चीज़ है, लेकिन एबनॉर्मली हाई होना बहुत ही डेवस्टेटिंग चीज़ है। अब ये 2000 दिस ईयर लिखा है ना, तो दिस इज 2021 सितंबर में 35% एक्सेस रेनफॉल हुई है और जुलाई अगस्त में वेटेस्ट मानसून मंथ्स थे और यूजुअली बाकी का टाइम आपका रिमेन ड्रायर देन द यूजुअल। तो अनटाइमली जो रेन्स हैं उनका नुकसान होता है। अब जो मानसून 2021 में हमने देखा वैसे तो नॉर्मल रहा, लेकिन मंथली वेरिएशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प उसमें नहीं मिली। नॉर्मल रेनफॉल, यहाँ पे कलर्स आप देख सकते हैं किन किन स्टेट्स में नॉर्मल रेनफॉल हुई। जो आपको ब्लू दिख रहा है लार्ज एक्सेस रेनफॉल हुई है, मतलब 60% से ज़्यादा। फिर ये वाला ब्लू कलर जो दिख रहा है एक्सेस रेनफॉल, यानी 20 to 59% ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर स्टेट का डेटा दे रखा है। अनटाइमली रेन्स, एक तो ये रेन्स वैसे भी अनटाइमली हुई हैं, तो एक डेंजरस ट्रेंड हमको यहाँ पे नज़र आता है। ड्रॉट लाइक सिचुएशन अगस्त में नज़र आती है कि बिल्कुल सूखा पड़ गया है, और फिर सडनली सितंबर में बैलेंस होने की जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इससे फार्मर्स को, जैसे मैंने आपको कहा, उनको नुकसान है। अब ऐसा क्यों हुआ? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की यहाँ पे बात की गई है कि एक क्लाइमेटिक फिनोमेना है। मॉइस्चर लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे लो प्रेशर एरियाज डेवलप हो रहे हैं। अगस्त से अगर स्टार्ट करें, जो इंडियन ओशन डाइपोल है, यानी जो ऑसिलेशन है सी सरफेस टेम्परेचर्स की ओशन में, कि किस तरह का टेम्परेचर रह रहा है, एक नेगेटिव फेज में एंटर करना उसने शुरू किया। इसका मतलब जो पानी आपके ईस्टर्न पार्ट्स में था, ओशन के ईस्ट वाली तरफ, मतलब इंडोनेशिया वाली तरफ, वो वार्म था। ईस्ट वाली तरफ पानी वार्मर था, और वेस्ट वाली तरफ यानी अफ्रीका वाली तरफ आपका पानी जो था, जो ओशन सरफेस टेम्परेचर जो था, वो कूलर था, ठंडा था। इससे इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल हुई और ये फेस जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया सितंबर में। तो यहाँ पे कलर में ये लिखा है कि ईस्टर्न पार्ट्स जो ओशन के थे इंडोनेशिया के पास, वो गर्म था,
और वेस्टर्न पार्ट जो था वो कूलर था, इस वजह से एक्सेस रेनफॉल आपको यहाँ पे दिखी। और वैसे भी देयर वर ऑल्सो कोल्डर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर्स। और जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे ठंडा था, नॉर्मल जितना सी सरफेस टेम्परेचर होता है उससे भी ज़्यादा ठंडा था जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के ऊपर। ये सारी जगहें जो हैं ये इंडियन रेनफॉल से कनेक्टेड हैं। अगर आप इस महीने के जो मानसून वाले मंथ्स होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द डेज देखोगे तो ईस्टवर्ड मूविंग पल्स क्लाउड की आपको नज़र आएगी। रेन जो रिस्पॉन्सिबल है सडन रेनफॉल फ्लक्चुएशंस के लिए, चाहे वीकली या मंथली टाइम स्केल्स आप ले लो, तो ज़्यादा मॉइस्चर वो लेके आ रही थी, जिससे लो प्रेशर एरियाज आपके बे ऑफ बंगाल के ऊपर बन रहे थे। उसके बाद और रीजंस क्या हैं? आर्टिक में आइस लॉस बहुत हुआ, समर में टेम्परेचर ज़्यादा था, इस पे हमने अलग से भी एक वीडियो बनाई थी डिटेल में। रिड्यूस्ड सी आइस, आर्टिक में सी आइस कम हो रही थी समर्स में। और हाई सी लेवल प्रेशर आपको वेस्टर्न यूरोप पे नज़र आया, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में नज़र आया। इससे हमारे जो प्लानिटरी वेव्स हैं उनमें जो यूजुअली होता था उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन दिखाई। ये जो वेव्स थी इंडिया में लेट आई सीजन में, और यहाँ पे जो पूरी सर्कुलेशन एनॉमलीज हैं, जितना भी ये प्रॉब्लम है उस वजह से क्रिएट हुआ अपर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल आपको सितंबर में होती हुई नज़र आई। तो इसका रिजल्ट क्या था? बे ऑफ बंगाल में 5 लो प्रेशर, जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताए कि जहाँ पे ठंडा हो रहा है, यूजुअल से बहुत ठंडा हो रहा है, जहाँ वार्म हो रहा है, आर्टिक सी आइस आपकी मेल्ट हो रही है, तो इन सब ये जो कंबाइन करके इसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि 5 लो प्रेशर एरियाज आपके सितंबर में बने। फर्स्ट सितंबर 6 में बना, लैंडफॉल हुआ है ना। उसके बाद सेकेंड में लो प्रेशर जोन होगा, आपके साइक्लोन्स जैसी कंडीशन बनेंगी, डिप्रेशंस बनेंगे, राइट। तो इस तरह के 6 लो प्रेशर जोन्स आपके बने। सितंबर 17 गुजरात में भी आपने देखा एक्सेस रेनफॉल सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टॉर्म बिफोर द रेन्स, सितंबर में साइक्लोन्स देखे। सितंबर हैज सीन साइक्लोन इन ओनली 42 ईयर्स सिंस 1901, वरना सितंबर में साइक्लोन इतने कॉमन नहीं है। 1901 के बाद 42 ईयर्स के बाद इन ओनली 42 ईयर्स सिंस 1901। तो 2/3 जो साइक्लोन ईयर्स हैं वो आपके तब रिपोर्ट किए गए जब महीना मॉइस्चर जो है ज़्यादा था, या आप कह सकते हैं वेटर मंथ, ज़्यादा गीले महीने थे, मॉइस्चर यानी ज़्यादा था। तो 2019 के बाद ये बता रहे कि साइक्लोन्स कब कब दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको इन्होंने दिखा रखा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। सितंबर 26 को आपको याद होगा, अगेन रिमाइंड करा दूँ, 2021 में साइक्लोन गुलाब लैंडफॉल किया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 4 दिन तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद वो अरेबियन सी में एंटर किया। इसके बाद इतना ज़्यादा यूजुअली स्ट्रॉन्ग हाई मॉइस्चर लेवल्स इंडिया में, आपको यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंडिया में आपको इस तरह के स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स ऑलरेडी भी दिखते हैं, लेकिन सेम टाइम पे लो प्रेशर एरिया आप देखेंगे नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में भी था, जहाँ पे जो रेनफॉल वो कहाँ पे लेके आया, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में। ओके, सो दिस वाज अबाउट सितंबर का जो मानसून रिट्रीटिंग मानसून था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव रेनफॉल के बारे में बात की गई है। देन देयर इज अनदर आर्टिकल कोरल्स के बारे में। कोरल्स पे अदरवाइज भी वी हैव मेड वेरियस वीडियोस कि चेजिंग कोरल्स, वर्ल्ड में 14% कोरल रीफ्स जो हैं वो हम खो चुके हैं लास्ट 10 सालों में। तो आप समझ सकते हैं कि मरीन इकोसिस्टम का ये बहुत ही डिवास्टेशन वाला पॉइंट है, लेकिन अभी भी होप है। होप पे भी एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाई थी। अब देखते हैं DTE क्या बोलता है इसके बारे में। एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की। ये नेटवर्क है साइंटिस्ट और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर वाटर इकोसिस्टम पे काम करते हैं। इन्होंने स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स वर्ल्ड 2020 पे बात की है। कहते हैं कि आफ्टर अ गैप ऑफ 13 ईयर्स ये रिपोर्ट जो है इन्होंने निकाली है, और इसी पे इन्होंने बताया कि 14% कोरल रीफ्स जो हैं लास्ट डिकेड में, यानी लास्ट 10 सालों में हम उनको खो चुके हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? आपके अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉलोनियल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं कोरल, उनके बने रहते हैं। ये एनिमल्स हैं। कोरल स्पीशीज जो है रीफ्स बनाती हैं। रीफ्स एक तरह के बैरियर्स हैं, हार्ड होते हैं ये थोड़े, और कोरल्स जो हैं सी वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करती हैं इस तरह का हार्ड स्केलेटन बनाने के लिए, एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए, जो उनको सेव करता है। और साथ में ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एल्गी के साथ रहती हैं। उस एल्गी का नाम है जूज़ैंथला। ओके,
ज़ैंथेला, वो फोटोसिंथेसिस करती है, कोरल्स को खाना देती है, कोरल्स उसको रहने की जगह देते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट म्यूचुअल, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कुछ कोरल्स हार्ड होते हैं, कुछ कोरल्स सॉफ्ट कोरल्स में भी आते हैं। सो दीज आर द कोरल रीफ्स। इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई लैंड को ये किसी भी मरीन डिज़ास्टर से बचाता है, एक बैरियर की तरह ये काम करता है। अब जो 6th एडिशन है रिपोर्ट की 2008 के बाद जो आई है, वहाँ पे पूरा एनालिसिस किया गया है, डेटा कंबाइन किया गया है कि क्या असर कोरल रीफ्स पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे कोरल रीफ्स जो हैं लेस देन 1% अर्थ का ओशन फ्लोर जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन कोरल्स की वजह से इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से चलती है। अराउंड 1 बिलियन लोग जो हैं कोरल्स उनको सपोर्ट करते हैं, 25% वर्ल्ड मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ट्रेड में, टूरिज्म में, वो कोरल्स की वजह से चल रही है, राइट। लेकिन वार्मिंग की वजह से और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से कोरल्स पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मरीन हीट वेव्स हो गई, ओशन में जो पोल्यूशन हो रही है, इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज में सनस्क्रीन्स को भी बैन किया गया था, क्योंकि एक स्टडी ने बोला था सनस्क्रीन्स का असर आपके कोरल्स पे पड़ रहा है। ओवर फिशिंग जो हो रही है, तो ये की ड्राइवर्स हैं जिस वजह से कोरल्स डिक्लाइन हो रहे हैं। बीमारियाँ, ओवर टूरिज्म हो गया, कोस्टल मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से कोरल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ब्लीचिंग हो रही है। तो ब्लीचिंग होने का क्या मतलब है, जो ज़ूज़ैंथेले है ना, एल्गी, वो कोरल्स को बहुत सुंदर कलर देती है। तो ये एल्गी इनसे अलग हो रही है, इनके टिश्यू को छोड़ रही है। अब छोड़ेगी तो इनको खाना नहीं मिलेगा, तो इनकी ब्लीचिंग हो रही है कोरल्स की। ओके, तो वाइब्रेंट कलर, दे आर लूजिंग देयर वाइब्रेंट कलर बिकॉज दैट एल्गी इज सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन, क्योंकि वार्म सी टेम्परेचर्स की वजह से, वेरियस रीजन की वजह से। अब ये जो ब्लीचिंग है, इसमें कोरल्स एकदम नहीं मर जाते, बट ब्लीचिंग धीरे धीरे होती है, बीमार पड़ते हैं, और फिर भूख से धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद कोरल ब्लीचिंग। देखिए क्या है, कोई भी हेल्दी जो कोरल होगा उसके साथ ज़ूज़ैंथेले होगी, जो कोरल के अंदर रह रही होगी, जो उसको खाना प्रोवाइड करेगी, उसको कलर प्रोवाइड करेगी। इन रिटर्न कोरल उसको शेल्टर देगा। इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। स्ट्रेस्ड कोरल जो होगा, काफ़ी सारे पोल्यूशन की वजह से है, कैसे भी ज़ूज़ैंथेले उसके साथ नहीं होगी, वो कोरल उसको बाहर निकाल देगा। फिर उसकी कोरल की, ये देखिए कलर्ड कोरल है, यहाँ पे वाइट कोरल हो गया, मतलब ब्लीच होने शुरू हो गया। ब्लीच होने शुरू हो गया तो मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा, वो भूखा रहेगा, बीमार पड़ेगा और मर जाएगा। फिर आपको ओशन फ्लोर में डेड कोरल्स भी मिलते हैं सी टेम्परेचर्स की वजह से। देखिए, ब्लीच अगर हो गए कोरल, अभी भी हम उनको बचा सकते हैं, चांसेस हैं कि रिकवर कर सकते हैं, बट वंस दे आर डेड देन देयर आर नो चांसेस ऑफ रिकवरी। बट हाँ, ब्लीच्ड हैं, देन हम अच्छे इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करके, उनकी कंडीशंस इम्प्रूव करके वो रिकवर कर सकते हैं, उसमें एल्गी वापस आ सकती है एंड दे कैन रीपॉपुलेट देमसेल्व्स। यहाँ पे देखिए, ये हेल्दी कोरल्स हैं और ये आपके बिल्कुल ब्लीच कोरल्स, डेड कोरल्स आपको नजर आएंगे। फर्स्ट मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट 1998 में देखा गया था। 8% कोरल्स दुनिया के उसमें मर गए थे, और लेकिन उसके बाद देखा, होप यही है कि रिवर्स हो रहा है ये ट्रेंड। 13.7% लेस हार्ड कोरल ऑन रीफ्स 2015-19 कंपेयर्ड विद 2005-9। यहाँ पे डेटा दे रखा है ये तो खैर, लेकिन अभी हमने देखा, अभी एक मास ब्रीडिंग का सीजन भी था इनका, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक दैट। रीफ्स एंड देयर वल्नरेबल वर्ल्ड, कहाँ कहाँ पे रीफ्स हैं, देखिए समुद्र के किनारे किनारे किन किन देशों में रीफ्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ आप मुझे बताइए कहाँ पे है। सिल्वर लाइनिंग इन एशिया की बात की गई है। यहाँ पे रीजन स्पेसिफिक स्टेटस रिपोर्ट है कि साउथ एशिया में 4% वर्ल्ड के कोरल रीफ्स हैं जिनमें डिक्लाइन हमने देखा हार्ड कोरल में बिकॉज ऑफ एल नीनो और कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स जो अलग अलग समय पे हुए। कोरल रीफ्स लेकिन एक नेशनल इकोनॉमीज़ में अगर हम इनको बहुत अच्छे से रिकवर कर पाते हैं, इनको जितना भी कोस्टल मैनेजमेंट है ठीक से कर पाते हैं, तो ये इकोनॉमीज़ को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। लाइवलीहुड, लोगों का रोज़गार सपोर्ट होता है इससे। फिशरीज, टूरिज्म में काम आएंगे, जैसे मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका की बात यहाँ पे की गई है। और रीफ रिकवरी बहुत वेरिएबल भी है, कहीं पे आसानी से हो जाएगी, कई बार नहीं भी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, और इस आर्टिकल में बता रखा है कि कोरल रीफ्स लगून के आगे पीछे हो सकते हैं। ईस्ट एशिया की बात की गई है, यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, 2% कोरल कवर करते हैं। 2019 में वर्ल्ड ने रीगेन किया, यानी रिकवरी देखी गई। अभी भी रिसेंटली हम इसमें रिकवरी
देख रहे हैं कोरल्स में। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी रिकवरी देखी गई है। तो अगर इस तरह से कोस्टल मैनेजमेंट अच्छा होता रहेगा तो हम कोरल्स को रिकवर भी कर सकते हैं, अभी भी स्टिल हैव चांसेस। एंड वैसे ये वाला जो है इसका DT का 16 to 31 अक्टूबर वाला, इसमें टर्मरिक के बारे में बहुत कुछ बताया है, उसको मैं पार्ट 2 में लूँगी, देन विल टॉक इंटायरली अबाउट टर्मरिक, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। सो लास्ट में आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक हीटिंग अप, कि ग्लोबल प्लेजेस हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नेशनल पॉलिसीज़ लाएंगे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन डे की यहाँ पे बात की गई है कि वी आर हीटिंग अप, हमारा जो अर्थ है वो हीट अप हो रहा है। हमारे कमिटमेंट्स हैं बहुत सारे कि हम वार्मिंग को कम करेंगे, 2 डिग्री से नीचे रखेंगे या मैक्सिमम लिमिट 1.5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। अब जितने भी गवर्नमेंट टारगेट्स हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा 4 डिग्री टेम्परेचर भी आपका राइज कर सकता है। ओके, और इसलिए हमारे जो प्लान्स हैं काफ़ी इनसफिशिएंट हैं, जिस पे हमको काम करना चाहिए। करंट ग्लोबल प्लेजेस विल लीव द वर्ल्ड 2.4 डिग्री सेल्सियस वार्मर बाय 2100। तो ये इस सेंचुरी के एंड तक की बात की गई है। करंट नेशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी एम्बिशियस नहीं लग रही, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो प्लानट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिटिकली इनसफिशिएंट कमिटमेंट्स विद रेटिंग फॉल वेल आउटसाइड द फेयर शेयर, मतलब जिस तरह की हमारी कमिटमेंट्स होनी चाहिए नहीं है, हाईली इनसफिशिएंट हमारी कमिटमेंट्स हैं। तो अलग अलग देशों की यहाँ बात की गई है। यहाँ पे देखिए हर देश को ना रेट किया गया है कि वो कितना काम इसको लेकर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्रिटिकली इनसफिशिएंट में ईरान, रशिया फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यानी ये बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ये क्रिटिकली इनसफिशिएंट है। देन हाईली इनसफिशिएंट में आपके कौन से देश आते हैं? अर्जेंटीना, यहाँ पे इनके नाम आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया भी आपका हाईली इनसफिशिएंट में है। और मतलब जो इनका शेयर रेंज है ये उसमें काम नहीं कर रहे, उसके नीचे टेम्परेचर को नहीं रख पा रहे हैं। देन यू हैव ऑलमोस्ट सफिशिएंट कोस्टा रिका, इथोपिया, कीनिया, कि चलो ये फिर भी कुछ कर रहे हैं। फिर इनसफिशिएंट रेटिंग है, और यहाँ पे अलग अलग रेटिंग देशों को दे रखी है कि कितना उन्होंने जो कमिटमेंट किया है उसकी तरफ वो कितने नेशनल पॉलिसीज़ अपने लेके चल रहे हैं। तो ये कलर्स भी इनको दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रे, रेड, ग्रीन, येलो, और उस हिसाब से वर्ल्ड में आपको ये दिख रहा होगा कि कौन सा देश कितना काम कर रहा है। तो हमारा जो मेन टारगेट यहाँ पे रखा गया है 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, कि इतना लिमिट करना है हमको वार्मिंग पे। तो इसका ये मतलब है कि हमको ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को बहुत ज़्यादा कम करना होगा आने वाले सालों में, अगर हम चाहते हैं कि हम ये टारगेट अप्लाई कर पाएँ, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 डिग्री कंसिस्टेंट अगर है, 1.3 डिग्री सेल्सियस, नेट ज़ीरो टारगेट्स कितने हैं, हिस्ट्री में कितना था। तो इस तरीके से करंट पॉलिसीज़ के हिसाब से मतलब प्रोजेक्शंस हैं ये, कि किस तरीके से ये रेस होगा टेम्परेचर। यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं कि कितने आपके ग्लोबल गैस एमिशंस होंगे, उसके हिसाब से आपका कितना टेम्परेचर रेस होगा। अगर आप बिल्कुल ही ख़त्म, यहाँ पे 0 से नीचे आ रहा है, देखो ना, 0 से नीचे होगा तभी आप 1.5, तो मतलब डेफिनेटली जो ये टारगेट है ये थोड़ा शायद ओवर एम्बिशियस है 1.5 तक रखने का। और अगर आपके देखिए 50 तक आपके जा रहे हैं, अगर ये ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस ये पर ईयर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे प्लेजेस के हिसाब से 2.4 डिग्री रेज होगा। और करंट पॉलिसीज़ जो हमारी हैं, जिनको हम शायद ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उस पर 2.7 से 3.1 डिग्री प्रोजेक्शन है कि 2100 तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो यही था DT का कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, जिसमें टर्मरिक को मेनली हम डिस्कस करेंगे। कोर्सेज़ के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।